Chalo, welcome and very good morning to all of you. So, into last lecture, we discuss about the क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन से थे, उसका एप्लीकेशन क्या था, ये जनरली हमने स्टडी किया था। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन था, सॉरी पोस्टुलेट था, वो कौन सा था? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड आर कंसिडर एज अ पॉइंट चार्जेस, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जैसे we know that ligands always carries a negative charge whereas central metal atom carries a positive charge। और इनके बीच में जो फोर्स रहता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। दैट मींस बॉन्डिंग इज प्योरली आयोनिक रहती है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर जनरली ज्यादा होता है। ये किसका कहना था? क्रिस्टल फील्ड थियरी का कहना था। तीसरा पोस्टुलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? व्हेन मेटल आयन जब फ्री था, when metal ion is free, then all 5d orbitals are degenerate. Degenerate means having equal energy, करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे लिगैंड्स अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, तो इसकी डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इट इज स्प्लिट अप इनटू टू सेट। एक लोअर एनर्जी का बनता है, दैट इज कॉल्ड एज T2G सेट, और एक हायर एनर्जी का बनता है, दैट इज कॉल्ड एज EG सेट, करेक्ट। तो T2G सेट में कौन आता है? DXY, DYZ, DXZ। अब ये DXY, DYZ और DXZ ही लोअर एनर्जी के क्यों बनते हैं? तो उनके लिए आपको शेप पता होना जरूरी है। तो इन जो d ऑर्बिटल है, DXY, DYZ एंड DXZ, ये DXY, अगर इनका शेप अगर देखा जाए तो जनरल कंडीशन क्या है? इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। किसके? DXY, DYZ एंड DXZ। इन ऑर्बिटल्स के लोब आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, और इन बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से वहां पर रिपल्शन कैसा होता है? मिनिमम रिपल्शन होता है। और अगर रिपल्शन मिनिमम है तो इट सफर्स लोअर एनर्जी। और वही DX² Y² एंड DZ², इनके जो लोब्स होते हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, दैट्स वाई सफर्स मोर रिपल्शन। तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो इट एक्सर्ट्स मोर एनर्जी। तो नीचे एक सेंटेंस लिख कर रखो, राइट द सेंटेंस। द लोब्स ऑफ the lobes of DX² Y² and DZ², the lobes of DX² Y² and DZ² are along the axis, are along the axis which suffers more repulsion, which suffers more repulsion, hence possesses higher energy, hence possesses higher energy।
Next line. The lobes of dxy dyz and dxz are in between the axis, which suffers less repulsion. Hence possesses minimum energy. Hence possesses minimum energy. ठीक है, तो ये रीजन जनरली याद रखो, मतलब यही लोअर एनर्जी के क्यों बनते हैं, तो इनके लोग इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, रिपल्शन कम होगा, लेस एनर्जी होगी, और इनके लोग अलोंग द एक्सिस होते हैं, सफर्स मोर रिपल्शन, दैट्स व्हाई मोर एनर्जी। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ यस, ऑक्टाहेड्रल के लिए। यस, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में रिवर्स होता है, मतलब जो इन बिटवीन द एक्सिस थे अब वो अलोंग द एक्सिस आते हैं। तो डायग्राम पूरी रिवर्स हो जाती। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर लिगैंड को हमने क्लासिफाई किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ CFSC वैल्यू। तो आज हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेशन, और दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रॉन को आपको फिलअप करना है बाय CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी से जनरली क्या होता है, अब ये ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे पहले, फिर टेट्राहेड्रल के लिए। एक लोअर एनर्जी का सेट बनता है T2G सेट, जो कि 3 ऑर्बिटल का रहता है, और एक हायर एनर्जी का बनता है जो EG सेट, वो 2 ऑर्बिटल्स का रहता है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप, मान लो अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया D1, तो D1 मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन D1 में है, वो पहले कहां पर जाना चाहिए? यस, T2G। क्यों? हमें तीनों रूल फॉलो करना है। कौन से 3 रूल? अब्बो प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों रूल ओबे करना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। मान लो अगर मैंने D2 दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, यहां पर ही पेयरिंग नहीं होने वाली है, सेकेंड ऑर्बिटल पर जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो यहां पर जाएगा D3। ठीक है, तो D1, D2, D3 कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है D4 से, क्योंकि D4 में आपके पास चॉइसेस है। क्या चॉइस है? या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर ही पेयरिंग में जाएगा, या फिर ऊपर जा सकता है। अब यही हमें देखना है, पेयरिंग में कब लेना है और ऊपर कब लेना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में लाने के लिए वहां पर भी एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर करना है तो वहां पर भी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी। उसे क्या कहा जाता है? पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है।
मतलब आपके पास अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो एनर्जी है, एक है CFSC और दूसरी है पेयरिंग एनर्जी। अब इनके ऊपर ही ये डिपेंड होता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपको कहां पर भेजना है, मतलब लोअर T2G सेट में रहेगा या EG सेट में जाएगा। तो अब कंडीशन देखो, पहली केस क्या कहती है, अगर CFSC वैल्यू ग्रेटर है, अगर CFSC वैल्यू ग्रेटर है मतलब वो लिगैंड कैसे होगा, यस लिगैंड कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका पेयरिंग में, करेक्ट। ये सिचुएशन है, मतलब आइडेंटिफाइड। अब वैल्यू तो वो देने वाले नहीं है CFSC और पेयरिंग एनर्जी के, तो आपको यही देखना है, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर ही पेयरिंग में रहेगा। और दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी CFSC वैल्यू कम है, मतलब आपका लिगैंड कैसा है, वीक फील्ड है, then that fourth electron must be goes to the EG shell। तो मतलब D4 जब कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको लिगैंड की तरफ देखना ही होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करना है, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, लेकिन वहां पर 5 ऑर्बिटल में किया था। और CFT से यहां पर करना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर ही पेयरिंग में जाएगा। अब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं अगर ये सिचुएशन है। और कंडीशन याद रखो, जब आपका CFSC ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, मतलब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो उसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसे क्या कहा जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर लिगैंड आपका वीक है तो उसे क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वीक लिगैंड होने के बाद देखो, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो टोटल स्पिन कितना हुआ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, मतलब टोटल स्पिन आएगा आपका 2। तब जब हाई स्पिन होगा तब, मतलब वीक फील्ड है तो। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बाद ये चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहीं पर पेयरिंग में रह जाएगा, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, टोटल स्पिन इसका कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब सेकेंड केस में स्पिन आपका ज्यादा आ रहा है, हाई आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, वीक फील्ड लिगैंड है तो उसे क्या कहना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसे क्या कहना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो सिचुएशन लिख कर ले लो। देखो CFSC अगर कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू EG सेट, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द फोर्थ। अब ये T2G सेट था, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, और EG में कितना है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFT के बेसिस पर क्या आएगा, T2G3 EG1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको लिखना है। मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है, आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हो। और अगर CFSC आपकी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा T2G4। EG में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिगैंड वीक फील्ड रहेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कहां से, D4 से। D1 D2 D3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, D4 में प्रॉब्लम आता है, D5 में आता है, D6 D7 तक आता है, D8 में नहीं आता है। फिर D8 D9 D10 देखेंगे एप्लीकेशन में। चलो ये होने के बाद बता दो।
चलो हुआ ये, किसी का बाकी है तो वेट करो। ओके, चलो इसके ऊपर एप्लीकेशंस देखते हैं। राइट द क्वेश्चन, फाइंड द CFSE एंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, इसमें आपको CFSE निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो और फिर देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है। चलो पहला मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब ये D5 है, करेक्ट, और एलियस मतलब लिगैंड कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। देखो अब 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, देन फोर्थ, यहां पर ही जाएगा। आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के बाद क्या करना होगा, पेयरिंग करना होगा, और ये फिफ्थ वन। सो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इट कंटेन्स, 1। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1.73 BM। करेक्ट। अब CFSE कैसे निकालना है, देखो CFSE का फार्मूला कल मैंने बताया था, -0.6, सॉरी -0.4x प्लस 0.6y, करेक्ट। अब यहां पर रख दो, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट। T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, प्लस 0.6 इंटू EG में तो एक भी नहीं है, मतलब 0। तो आंसर कितना आएगा, -2.0। सो दिस इज द CFSE फॉर, ये सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब सब बात कर रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है। ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए वो किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए दिए। अब कई बार क्या होता है, देखो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, प्लस पेयरिंग एनर्जी के फॉर्म में ऑप्शन होता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें प्रेजेंट है ये बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, 2। तो यहां पर आगे लिखना होता है आपको 2p। 2p मतलब 2 पेयर बनाने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है वो। तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, -2.0 प्लस 2p। चलो अब D7, D6, D8, D9, D3 के लिए निकालो। अब D7 LS है, मतलब अगेन लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ हुआ, ये सिक्स यहां पर, और 7 तब जाएगा ऊपर। तो यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73।
यस। अब यहां पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और EG में कितना है? 1 है। अब ये सॉल्व करके देखो, -2.4 एंड 0.6, दैट मीन्स -1.8 आएगा। और कितनी पेयरिंग एनर्जी यहां पर लगेगी? तो 3 पेयरिंग एनर्जी, तो 3p आंसर आएगा। कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स से, बेसिक प्रॉब्लम से। चलो आगे क्या आप बताओ, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। चलो D6 का बताओ। 4.87, यस। और CFSC? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एचएस मतलब वीक फील्ड है, ये तीसरा। अब चौथा जाएगा ऊपर, फिर पांचवा यहाँ पर, फिर 6 के लिए फिर से नीचे आना होगा। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब ये 4.89 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो ये आएगा -0.4। पेयरिंग एनर्जी कितनी लगेगी? एक ही पेयर है यहाँ पर। चलो D8 के बारे में, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7th, ये 8th। इसमें अनफिट इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये आएगा 2.84। इसमें इलेक्ट्रॉन है टोटल 6, इसमें है 2, तो ये आएगा 1.2। और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर आएगी 3। अगर D8 LS भी होता तो यही आता आंसर, चेक करके देख लो आप। चलो D9 LS, 9 इलेक्ट्रॉन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 ऊपर जाएगा, 8 सामने जाएगा ना, 8 यहां पर जाएगा, पेयरिंग में नहीं होगा, पहले सिंगल ही भरना होगा, हंट्स रूल। एंड देन 9th इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा।
तो ये आएगा 0.6 और पेयरिंग एनर्जी 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। वन 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट होगा और ये 0.6 डेल्टा O प्लस 4p। ठीक है, D3 का निकाल कर देख लो आप। चलो, क्लियर है सबको? D3 का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आएगा और CFSC उसकी कितनी आएगी? -1.2 और पेयरिंग एनर्जी 0 रहेगी। यस। तो ऐसे एप्लीकेशन, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पूछा जा सकता है। देखो, मतलब D5ELS का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप? देखो, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है? 1 2 3 4 5 ELS था। अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सो वी कैन राइट T2G 5 और EG में कितने हैं? 0, तो EG 0। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पूछ सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो ये भी सबका लिख कर देखो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कलर प्रॉपर्टीज। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, वो कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन कलर प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल मैंने दिया आपको TiH2O3+, दिस कॉम्प्लेक्स शोज कलर और कलरलेस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये डी एंड ए ब्लॉक में भी देखा था, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर दिखाएगा, जिसमें नहीं है तो वो कलरलेस होगा। अब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? यहाँ पर टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Yes, titanium is present in 3+ oxidation state. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हुआ तो सब कॉन्सेप्ट गलत होंगे। न्यूट्रल टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2। ये न्यूट्रल टिटेनियम का है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या आएगा? 3d1। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को आपको किस तरीके से फिलअप करना है? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये कहां पर जाएगा? T2G सेट में जाएगा। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी करेगा? E is equals to hc upon lambda। And we know that color depends upon the wavelength of light that should be absorbed। अब जैसे इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्साइटेशन होगा और ये चला जाएगा हायर डी ऑर्बिटल में। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की मतलब वेवलेंथ भी चेंज होने वाली है। अगर वेवलेंथ चेंज हुई तो इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। एंड दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट ट्रांजिशन? दिस इज कॉल्ड एज अ डी ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल हुआ।
तो इसको क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कलर क्यों दिखाता है, डी डी ट्रांजिशन। तो यहां पर ट्रांजिशन कैसे हुआ, बिफोर एक्साइटेशन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G1 और EG में कितने थे, 0 थे। लेकिन जैसे एक्साइटेशन हुआ अब T2G में इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 0 और EG में इलेक्ट्रॉन 1। So this is the excitation takes place in the TiH2। तो ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताई थी, ये बात किसने बताई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई। चलो क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक 2 मिनट। एक 2 मिनट। नाउ राइट द हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यहां पर था क्रिस्टल फील्ड थियरी की एप्लीकेशन एंड पोस्टुलेट्स एंड थियरी हमने डिस्कस की, लेकिन ये भी 100% सक्सेसफुल थियरी नहीं थी, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या था, इसने कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि इनमें आयोनिक कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है या नहीं ये नहीं बताया था। और दूसरा उसका कहना था अगर एनायनिक लिगैंड आता है, मतलब लिगैंड के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा। लेकिन इसके ठीक अपोजिट हुआ यहां पर, मतलब CO सबसे स्ट्रांग लिगैंड था, वो न्यूट्रल था। और I- को स्ट्रांग फील्ड लिगैंड आना चाहिए था, लेकिन वो सबसे वीक फील्ड लिगैंड है। तो ऐसा क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थियरी ने नहीं दिया था। तो इनके रीजन मिलते हैं हमें LFT मतलब लिगैंड फील्ड थियरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में, और दोनों वो सिलेबस के लिए नहीं। So that is all about the crystal field theory. Now we start about the next point, that is stability of coordination compound. मतलब what are the factors which are responsible for the stability of coordination compound? coordination compound को स्टेबल रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हमें स्टडी करना है। उसमें से 2 फैक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। बताओ कौन से 2 फैक्टर डिस्कस किए थे। यस, EAN रूल। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका 36 आता है या 86
आता है या 54 आता है। Then they have extra stable as they are the atomic number of noble gas। ये पहला था। और दूसरा था चिलेटिंग लिगैंड। अगर चिलेटिंग लिगैंड प्रेजेंट है, चिलेटिंग लिगैंड मतलब रिंग फॉर्मिंग लिगैंड्स, एंड रिंग प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये दो फैक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। चिलेशन, अगर चिलेटिंग लिगैंड प्रेजेंट है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स ईएएन रूल फॉलो करते हैं उनकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इनके अलावा और तीन है जो हमें डिस्कस करना है। अब कौन सा है देखो, इसके अलावा चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल। चार्ज अपॉन साइज रेशियो देखना है। तो कंडीशन क्या है देखो, ये जितना ज्यादा रेशियो हाई होगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाइयर द चार्ज अपॉन साइज रेशियो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी को चार्ज अपॉन साइज रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अब आपको चार्ज अपॉन साइज हाई लाने के लिए क्या क्या कंडीशन रखनी होगी बताओ। चार्ज शुड बी कैसा होना चाहिए एंड साइज शुड बी कैसी होनी चाहिए। ये रेशियो हाई लाने के लिए, मतलब चार्ज अपॉन साइज रेशियो अगर हाई लाना है, यस, चार्ज शुड बी मोर होना चाहिए और साइज शुड बी स्मॉल होना चाहिए या लेस होना चाहिए। जितनी साइज लेस होगी और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना रेशियो आपका हाई आएगा और उतनी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स दिया, लिगैंड यहाँ पर सेम है, सिर्फ मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा हूँ। एक कॉम्प्लेक्स दिया Fe3+ का, एक कॉम्प्लेक्स दिया Fe2+ का, तो यहाँ पर बताओ किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। यस, Fe3+ वाला। क्यों? उसका चार्ज ज्यादा है और हमें पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी साइज कम होती है, तो इसमें साइज भी काफी कम है और चार्ज भी ज्यादा है, तो रेशियो यहां पर हाई आएगा। मतलब Fe3 के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं Fe2+ से। अब अगर मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स देते हूं, देखो Cd2+, Mn2+, Fe2+, ठीक है, CO2+, Ni2+, और Cu2+। अब सब में क्या सेम है? चार्ज तो आपको सेम दिखाई देता है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा रेशियो के लिए? यस, साइज कैसी होनी चाहिए? अब चार्ज जब सेम रहेगा तो साइज की तरफ देखना होगा, और साइज कैसी आनी चाहिए? स्मॉल आनी चाहिए, करेक्ट। तो इनमें से सबसे कम साइज किसकी है? यस, Cu की साइज सब कम है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ? Cu2+ के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और दिस सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर इज गिवन बाय आयरविंग विलियम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। देखो Cu2+ के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल है और इसके लेस स्टेबल, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, तो लेस स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल। तो ये ऑर्डर भी लिख कर ले लो।
चलो हुआ ये। नेक्स्ट फैक्टर दूसरा, नेचर ऑफ लिगैंड। अब देखो, अगर स्टेबिलिटी आपको ज्यादा लाना है तो लिगैंड का नेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब लिगैंड कैसा होना चाहिए, देखो, जितना ज्यादा बेसिक लिगैंड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब द ligands those are stronger bases tend to form more stable complexes। मोर बेसिक, स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गर और वीकर लिगैंड का डिफरेंस नहीं, यहां पर बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। जैसे कि मान लो अब ये COCN6 3 माइनस, दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ CONH3 6। क्यों? क्योंकि Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट ऑफ NH3। अब Cn स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिगैंड कैसा होना चाहिए, शुड बी मोर बेसिक होना चाहिए। चलो हुआ ये। नेक्स्ट फैक्टर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके जैसे होगा, जैसे आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है और वो नॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। तो रिलेशन क्या है, हाइयर द वैल्यू ऑफ K, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने 3 कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, ये पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, मान लो ये K1 है, ये K2 है और K3, या के स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी दिया है। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? व्हाई थर्ड? एज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज ग्रेटर। सिर्फ आपको यही न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये रिएक्शन देने वाले, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देने वाले और वहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देने वाले, और आपको वैल्यू को देखकर बताना है कॉम्प्लेक्स कौन सा स्टेबल है। तो यहां पर तीसरी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई दिखती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और एक रिलेशन और याद रखो, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी होता है। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के आई मतलब इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये एडवांस के लिए है। मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट देने के बाद अगर आपको पूछा इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगी, तो सिर्फ उसका क्या लेना है, आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो क्या स्टैंड फॉर द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो वो लिख कर रखो। So these are the factors governing the stability of complexes. तो इतने फैक्टर्स है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने देखा चार्ज टू साइज रेशियो, वो हाई होना चाहिए। दूसरा नेचर ऑफ लिगैंड देखा, लिगैंड आपका मोर बेसिक जितना होगा उतना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और तीसरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाई आती है तो आपकी स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। So that is all about the factors affecting the stability of complexes. Now we consider the next point, bonding in metal carbonyl. Write the heading bonding in metal carbonyls. मतलब अब हमें मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आप निकाल कर देख लो। जैसे मान लो पहला कॉम्प्लेक्स दिया मैंने NiCO4, इसका ऑलरेडी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। अब या फिर अगर मैं देता हूं FeCO5, FeCO5, चलो बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d या फिर dsp3 आना चाहिए, दोनों में से कौन सा आएगा। आउटर डी कब लेना होता है, अगर लिगैंड आपका वीक फील्ड है तो आउटर लेना होता है। इनर कब लेना होता है, अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर लेना होता है। अब मुझे बताओ यहां पर लिगैंड कैसा है। तो फिर sp3d आएगा या dsp3।
करेक्ट। सिंपली याद रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मतलब या तो sp3d या dsp3 में कंफ्यूजन होना चाहिए। और दूसरी टेक्निक क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp3। और ज्योमेट्री इसकी आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन dsp3। अब एक और कॉम्प्लेक्स देता हूं, मैं देता हूं CrCO6। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ, अब गलती नहीं होना चाहिए। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब या तो sp3d2 आएगा या फिर d2sp3। अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नो डाउट d2sp3 रहेगा। एनी हाउ कंडीशन ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही आने वाली। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री लिख के ले लो इसमें कॉम्प्लेक्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल दीज एग्जांपल्स जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइड। मोनोन्यूक्लियर मीन्स they have only one central metal atom, are called as a mononuclear metal carbonides. तो एक से ज्यादा अगर सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो उसे क्या कहेंगे आप? यस, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अगर दो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं तो उसे डाई न्यूक्लियर कहेंगे, तीन होते हैं तो ट्राई न्यूक्लियर कहेंगे, फोर है तो टेट्रा न्यूक्लियर कहेंगे, लाइकवाइज। तो कुछ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल सिलेबस के लिए दिए हैं, तो वो देखते हैं। देखो Mn2CO10, यहां पर कितने सेंट्रल मेटल एटम है? दो। इसे कहेंगे डाई न्यूक्लियर। और इन डाइन्यूक्लियर में जनरल एक कंडीशन होती है, देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। देखो यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही है, अगर डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट जरूर होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा बताओ? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। मैग्नेट नहीं आएगा, डाई मैग्नीज। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कार्बोनिल कितने हैं? 10। दैट मीन्स डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0। और इसमें एक भी ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट नहीं है।
तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो पूछने वाले नहीं है, लेकिन एक यमन को कितने सीओ अटैच होंगे अगर देखा जाए तो? 2 यमन है, एक यमन को कितने अटैच है देखो। 5। तो यहां पर ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर पिरामिडल है, मतलब 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट को ज्वाइन किया है। तो ज्योमेट्री याद रखो स्क्वायर पिरामिडल। और ऐसा ही दूसरा एक है जो डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, CO2CO8। इसका आईपीसी नेम क्या आएगा पहले ये बताओ। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। यस करेक्ट। एक सीओ को कितने कार्बोनिल ग्रुप अटैच होंगे? यस 4। मतलब 2 टेट्राहेड्रल यूनिट को ज्वाइन किया गया है, लेकिन कंडीशन देखो यहां पर क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप। तो ब्रिजिंग कार्बोनिल दोनों में से किस में प्रेजेंट है? तो वो ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट में ही प्रेजेंट है। तो यहां पर ज्योमेट्री सिग्निफाइज नहीं कर सकते हैं, या पूछने वाले भी नहीं है आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक्चुअल में बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। देखो बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में बनता है। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल जो प्रोवाइड करता है, तो उसमें से कुछ डी ऑर्बिटल फील्ड होते हैं और कुछ एम्प्टी होते हैं। अभी तक अपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं सब में कुछ ना कुछ डी में तो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो चलो मैं डी सेंट्रल मेटल एटम के 5 डी ऑर्बिटल निकलता हूं। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये डी के ऑर्बिटल मैंने निकाले सेंट्रल मेटल एटम। अब आपका कार्बोनिल जो है उसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बन हैव 3 ऑर्बिटल्स। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये कार्बोनिल के 3 ऑर्बिटल कैसे आते हैं? जिसमें से 2 वैकेंट होते हैं और एक फील्ड रहता है। मेटल में भी कुछ ऑर्बिटल फील्ड है और कुछ ऑर्बिटल वैकेंट है। देखो ये फील्ड ऑर्बिटल मेटल की मैंने दिखाया आपको, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। लिगैंड का ये फील्ड ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल।
अब कार्बोनिल की ये ऑर्बिटल कैसे निकाले हम? अकॉर्डिंग टू एमओटी। आपने जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एमओटी देखा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपने निकाला था O22 प्लस O2 N2 F2 CO लाइकवाइज। अब इसके लिए आप ऑर्डर दिखा सकते हैं? मुझे बताओ CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? CO में टोटल इलेक्ट्रॉन, आप एमओटी में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हो? अरे इलेक्ट्रॉन सही तरीके से बताओ, आपने एमओटी यूज किया है या नहीं? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? N2 में आपने सॉल्व किया है, बताओ कितने आते हैं N2 में? N2 में बताओ पहले कितने आते हैं? कैसे आए N2 में 14? वो भी बताओ। N2 में 14 कैसे आए? N2 में 14 इलेक्ट्रॉन आपने कहा, वो कैसे आए? ईच नाइट्रोजन है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जितना है उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे। अब मुझे बताओ कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो कितने हुए इलेक्ट्रॉन टोटल? फिर अब 14 इलेक्ट्रॉन को यहां पर फिलअप कर दो। ये गए 2, ये गए 2, ये गए 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, कितने हुए यहां पर देखो? 14 हुए। अब देखो ये ऑर्बिटल आपका पाई स्टार टू पी एक्स, ये ऑर्बिटल आपका क्या है? वैकेंट है। ये वाला जो पाई स्टार, ये वैकेंट है। और ये फील्ड वाला कौन सा होगा? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिग्मा टू पी जेड है ये, जो कि फील्ड है। ठीक है। और ये पाई स्टार टू पी वाई, ये पाई स्टार टू पी एक्स, जो कि वैकेंट है। अब देखो होता क्या है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कार्बोनिल कार्बन का ये लिगैंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सिग्मा ऑर्बिटल है, तो जो ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा बताओ? सिग्मा बनेगा या पाई? यस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होने वाली है, तो दैट विल यूज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एट द सेम टाइम क्या होता है देखो, एट द सेम टाइम फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। और ये होगी ओवरलैपिंग साइड वाइज, जिससे बनेगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। मतलब मेटल कार्बोनाइल में दोनों बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। चलो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बताओ फिर से एक बार, वही पूछा जाता है। हाउ विल वी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड?
Yes, filled orbital of carbon to empty orbital of metal. Filled orbital of carbon to empty orbital of metal. वो जरूरी है किसका वैकेंट और किसका फील्ड. और पाई बॉन्ड ठीक अपोजिट बनता है, मतलब मेटल आयन का फील्ड ऑर्बिटल और लिगैंड का वैकेंट ऑर्बिटल. तो लिगैंड के कौन से वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम डालता है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. बताओ चारों में से कहां पर डालता है. एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. और जैसे जैसे देखो डायग्राम ये निकाल कर ले. This will form sigma bond, this will form pi bond. This is also called as a back bonding. ऐसा हर एक कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, मेटल कार्बोनाइल्स में ही होता है. So draw this diagram. और जैसे जैसे देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के लिए जैसे ये ऑर्बिटल नजदीक आने लगते हैं वैसे ये ज्यादा ओवरलैप होते हैं. जैसे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के लिए नजदीक आने लगते हैं तो ये ज्यादा ओवरलैप होंगे, जिससे कि आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा. एंड सच अ इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट. सिनर्जी इफेक्ट मतलब द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बन रहा है. एंड सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट. चलो डायग्राम हुई. तो नीचे लिख कर ले लो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना. Metal carbon bond in metal carbonyl possesses both sigma as well as pi character. अब मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on the carbonyl carbon into vacant orbital of metal. pi bond कैसे बना, donation of electron pair of electron from field d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star orbital. एंड जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट which strengthen the bond between CO and metal. So today we will stop here, remaining portion हम कल देखेंगे. और कल